अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, यहाँ पे जर्म पॉल को मिलता है सुख का सांस, क्योंकि एक बड़ी न्यूज़ उनके हक में मार्केट में आ चुकी है। इसका इम्पैक्ट तो खैर हमें पीर वाले दिन देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इंतज़ार था। तो सबसे पहले मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करूँगा कि जज सेज नो एविडेंस टू जस्टिफाई फेडरल रिजर्व प्रॉब्लम, यानी कि जेरोम पॉल के ऊपर जो उंगलियां उठी जब उन्होंने साल 2026 के आगाज़ में 2 बार इंसिस्ट करने के बावजूद उन्होंने रेट कट नहीं किया, तो उनके ऊपर इल्ज़ामात की बारिश हुई चचा की तरफ से। और आप जानते हैं जब चचा को गुस्सा आता है तो वो कुछ भी कर जाते हैं, तो लिहाजा इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे वो उससे दोस्तों आज बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो गए हैं बरी। और आपको याद होगा कि जेरोम पॉल ने जब ऐसे इल्ज़ामात लगे तो उन्होंने बड़ा डट के इसका मुकाबला किया, बल्कि उन्होंने इसके बारे में कोई स्टेटमेंट भी देनी नहीं चाहिए। इवन कि जो यहाँ पर केविन नए यहाँ पर तैनात होंगे मई के अंदर जाकर, उनको भी उन्होंने इल्ज़ामात लगने के बाद एक बड़ी ज़बरदस्त सजेशन दी और उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करना, मुल्क के हक़ में तुम्हें किसी का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कम से कम यहाँ पर जेरोम पॉल अपनी जो उनकी यहाँ पर इनिंग्स थी ख़त्म होने से पहले पहले उनको यहाँ पर मिला है दोस्तों एक सुख का सांस। अ यूएस जज हैज़ ब्लॉक्ड एफर्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस टू इन्वेस्टिगेट द फेडरल रिजर्व डिलीवरिंग अ विक्ट्री ऑफ फेड चेयरमैन जेरोम पॉल। तो लिहाजा उन्होंने उनको एक फतह यहाँ पर दोस्तों डिलीवर कर दी है और उन्होंने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन रोक दी है, क्योंकि उनका कहना है जज साहब का कि यहाँ पर जेरोम पॉल के ख़िलाफ़ कोई बात ही नहीं निकली और हमने 3 महीने जो कि हैं बिल्कुल खूह खाते में डाले। लिहाजा इनके ऊपर सिर्फ ये प्रेशर था कि जी आप इंटरेस्ट रेट को कट करें, और इसके सिवा और कोई बात यहाँ पर नहीं निकलती। इन हिज रूलिंग जज जेम्स बॉसबर्ग एग्रीड सेइंग प्रोसिक्यूटर जेनी पेरेरो हैड प्रेजेंटेड नो एविडेंस, यानी कि क्लियर कट नो एविडेंस टू जस्टिफाई हर डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फेड। लो दोस्तों, इससे तो एक बात साबित हो गई कि एक तो ये ईमानदार शख्स थे, और मैं सच कहूँ आपको तो मैं इन्हें बहुत अरसे से जानता हूँ, ठीक है। तकरीबन 6 साल 7 साल तो इन्होंने काम किया और 8-9 साल पहले का मैं इन्हें जानता हूँ। तो इन्होंने हमेशा अपने कंट्री को बहुत ही ईमानदारी से यहाँ पर डिलीवर किया है। लिहाजा ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ अब सामने आई है और अब रेट कट के जो प्रेशर्स होंगे वो मार्केट से ख़त्म होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस न्यूज़ का इससे क्या ताल्लुक। देखें दोस्तों, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें। अब आपको ये महसूस होना चाहिए कि जो रेट कट होंगे वो आज़ादाना तौर पे होंगे, किसी भी रेट कट के ऊपर अब प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि अभी भी जेरोम पॉल को जाने में अच्छा खासा टाइम पड़ा हुआ है। देखें, मार्च का अभी एफओएमसी होनी है, ठीक है, अप्रैल की होनी है, और मुझे यकीन है कि ये मई की भी करके जाएंगे। तो ये 3 महीने की एफओएमसी बड़ी अहम होगी। दूसरी तरफ दोस्तों, जेपी मॉर्गन ने यहाँ पर एक नई खबर सुना दी है और ये भी बड़ी गौर करने के काबिल है। जेपी मॉर्गन का कहना यह है जी कि इस वक्त बिटकॉइन के जो ETF है वो यहाँ पर अच्छा खासा इनफ्लो लेकर आ रहा है, जबकि गोल्ड का जो ETF है वो शार्पली यहाँ पर आउटफ्लो की तरफ जा रहा है, जब से हमें यहाँ पर खलीज के अंदर हमें टेंशन देखने को मिल रही है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि मैंने जो इवनिंग में आज ऑडियंस के साथ वीडियो शेयर की थी वो इंतहाई एक एजुकेशनल पॉइंट के ऊपर वीडियो थी, लेकिन मैंने देखा कि ऑडियंस ने उस वीडियो को ज़्यादा भाव नहीं दिया। शायद आप एजुकेशनल वीडियो देखना ही नहीं चाहते। मैं फिर भी आप व्यूवर के लिए उसका लिंक हमारे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसे देखें, आपको पता चले कि हर जियो पॉलिटिक्स में ऐसा क्या हो रहा है जिसमें वो चीज़ जो ऐसे हालात के अंदर अक्सर औकात अच्छा खासा मूव कर जाती है अप साइड के ऊपर, वो हमें यहाँ पर डाउन दिखाई दे रही है। तो लिहाजा जेपी मॉर्गन ने दोस्तों ये एक नया समझ लें शोशा छोड़ा है, ठीक है, और उनका ये मानना है कि लोग इतने ज़बरदस्त माहौल के अंदर जहाँ पर बेतबारी की अखीर हो गई है, अनसर्टेनिटी हो गई है, इसके अंदर वो गोल्ड ETF को छोड़ के BTC के ETF की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें हमेशा एक गैर मुस्तहकम समझ लें कि यहाँ पर असासा कहा गया है। जब कभी भी आप जाकर स्टडी कर लें तो यही कहा जाता है, आप
कहीं पे भी जाके, बल्कि अगर आपको सही तरीके से गूगल का इस्तेमाल आता है तो आप गूगल करके देख लें, आपको एक ही बात सुनने को मिलेगी कि जी जब भी कोई रिपोर्टें आती हैं तो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल कौन होता है, वो असासा जो इस वक्त दुनिया में अभी लीगल नॉन लीगल के मसले झेल रहा है, ठीक है, वो गोल्ड तो नहीं है, और ऊपर से फिर इसको ये मसाइल रहते हैं कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत है और इसके ऊपर बेयकीनी की सूरत हाल बहुत अहम होती है, तो ये फिर वॉल्यूम किधर से आ गया। लिहाजा मैं आपको बता दूं, अब आप सोचेंगे इस खबर का क्या मतलब है, तो मेरे ख्याल से मुझे अब हर खबर का मतलब भी आपको बताना पड़ेगा, यानी कि आप अपने मतलब से खबर पढ़ना नहीं चाहते, तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं यहाँ पर कि ये कहना चाह रहे हैं जी कि इस हालात के अंदर लोग बेयकीनी के असासों की तरफ जो कि है ज़्यादा एतबार शो कर रहे हैं। बड़ी हैरानगी की बात है। एनीवे बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। इस मार्केट में यहाँ पर हम कैपिटलाइजेशन को अभी भी कुछ ज़्यादा मूव करता नहीं देख रहे, लेकिन मूवमेंट है। डोमिनेंस की अगर बात करें तो डोमिनेंस जो है वो 0.10% मजीद अप एंड डाउन की शक्ल में यहाँ पर हमें ठहरा हुआ दिखाई दे रहा है। पीटीसी के प्राइस में अगर कोई वॉलेटिलिटी आई है दोस्तों, तो हम एक मरतबा फिर से 70,900 से यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों बीटीसी और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने की, तो आगाज़ कर लेते हैं बीएनबी से। बीएनबी की दोस्तों हमारी जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म हमेशा हिस्टोरिकली जो सपोर्ट देखी गई है वो उसको दरमियान में रखते हुए हम बात करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर बीएनबी ने 650 की सपोर्ट को आज यहाँ पर दोस्तों टच एंड गो किया। ये देखें, क्योंकि सैटरडे को वॉल्यूम कम होता है, लेकिन याद रखिएगा ज़रूरी नहीं कि संडे को वॉल्यूम कम हो। संडे अक्सर जो है मार्केट में एक अपना ही रंग छोड़ के जाता है। एनीवे, तो हम यहाँ पर दोस्तों लो माउंटेन्स बनते हुए देख रहे हैं। इन कैंडल्स को हम लो माउंटेन के तौर पे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो 650 और 654 के दरमियान इसकी रोटेशन रही। याद रखिएगा अपने ज़हन में कि यहाँ पर जब इस तरह की लो माउंटेन्स बनना शुरू हो जाती हैं तो डाउन साइड के ऊपर जो इसकी 640 की सपोर्ट है उसकी तरफ प्रेशर बढ़ता है और अपर लेवल पे जो रेजिस्टेंस है वो स्लो होती है, जिसे हम आइडिया अगर लगाएं तो वो 660 से ज़्यादा बनती नहीं है। इस बीच दोस्तों अगर हम सोलाना को देखें तो सोलाना कम अज़ कम यहाँ पर 87 पे आज अपनी सपोर्ट बनाने में हुआ है कामयाब। ये देखें, यानी कि इसके कैंडल चार्ट को अगर बीएनबी के साथ कन्वर्ट कहता हूँ कंपैरिजन करें, तो आपको यहाँ पे लो माउंटेन्स बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर आपको एक बेरिश उल्टी हैमरहेड बनती हुई दिखाई दे रही है और एक यहाँ पे बुलिश यानी कि कैंडल ऐसी बनती दिखाई दे रही है जो सपोर्ट बना रही है। लेकिन फिर भी जो बीएनबी जो सोलाना के ऊपर प्रेशर है दोस्तों वो 85 की तरफ ज़्यादा है, ठीक है, 85.50 की ये जो कैंडल्स हैं, और रिवर्सल के तौर पे हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 88.50 का यहाँ पर इसके टॉप के ऊपर शेडो देख रहे हैं। तो ये शेडो दोस्तों इसको जो कि है अपर लेवल की तरफ जो कि है थोड़ी देर के लिए मूव कर सकता है। अगर यहाँ पर हम दोस्तों एडीए की बात करें तो मैं देख रहा हूँ कि एडीए ने 0.2610 की भी सपोर्ट को फाइनली यहाँ पर कर दिया ब्रेक और एतमाद में कर दी अपने मजीद कमी। आपको अपडेट किया गया था कि एडीए काफ़ी दफ़ा 0.2605 को प्रोटेक्ट करने में हुआ है कामयाब। तो यहाँ पर अगर हिस्ट्री की तरफ जाएं तो अब हम हिस्ट्री के बिल्कुल आखिरी लो पे आन खड़े हैं। ये देखिए 1 2 3। अब यहाँ पर जब इतना बड़ा ट्रेंड हमारे सामने हो तो ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या एडीए यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो दोस्तों इसका फैसला ना आप कर सकते हैं ना मैं, क्योंकि हमें सेम इसी कैंडल के ऊपर चाहिए एक सपोर्टिंग कैंडल टाइम के साथ यहाँ पर जनरेट होती है, अज़ खुद तो हो नहीं सकती। तो लिहाजा अगले 4 घंटे एडीए को लेकर इसलिए अहम है कि यहाँ पर 0.2590 के लेवल पे अगर सपोर्ट जनरेट हो जाती है, सपोज जिसके लिए आपको 4 आवर के कैंडल चार्ट का कंपैरिजन करना पड़ेगा 15 मिनट के कैंडल चार्ट से, तो हम फिर से 0.2620 तक की रेजिस्टेंस इख्तियार कर सकते हैं अगर इस शैडो को देखें तो, ठीक है जी। लेकिन अगर ये शैडो यहाँ पर दोबारा बेरिश की तरफ कन्वर्ट होता है नई कैंडल का, तो 0.2570 0.2580 से यहाँ पर एक डिप बनता दिखाई दे रहा है। फाइनली बीसीएच ने इस दरमियान दोस्तों एक लिया लॉन्ग स्क्वीज। आप देख रहे होंगे कि पिछले 12 घंटों के अंदर यहाँ पर 3 शेडोज हैं, 1 2 और ये छोटी सी कैंडल का भी एक शेडो मौजूद है। तो जो इसकी सपोर्ट थी बीसीएच की 450 से रेजिस्टेंस 459, तो यहाँ पर बीसीएच ने दिया दोस्तों 454 का लो, यानी कि इस सपोर्ट लेवल के अंदर इस कैंडल को आना ही पड़ा। और अगर हम गौर से देखें तो रेजिस्टेंस भी अच्छी रही, यानी कि 463 से यहाँ पर बीसीएच हुआ रिजेक्ट।
तो शेडोज़ दरमियान में अगर हम रखें बार बार तो 455 को ये यहाँ पर टेम्पररी सपोर्ट बना रहा है दोस्तों, और अपर लेवल के ऊपर 465 से 468 तक की रेजिस्टेंस। अगर हम यहाँ पर जिक को ऐड करें दोस्तों तो हमें जिकैश यहाँ पर एक वाजिया चीज़ दिखा रहा है जो कैंडल चार्ट से ही आपको आसानी से समझ आ सकती है कि ये अपर लेवल्स सिमिलर हैं और शेडोज़ भी सिमिलर, यानी कि हम 205 के सपोर्ट लेवल से आगे जा नहीं पा रहे और रजिस्टर जो है वो 210 और 9 के दरमियान ही हमें मूव करती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर पिछले 12 आवर की ईच 4 आवर कैंडल को देखें तो ये किसी न किसी हद तक सपोर्ट बनकर सामने आई है। मान लें कि अगर अगली कैंडल 4 आवर की जो भी यहाँ पे बनने वाली है वो यहाँ पर 209 पे ही बन जाती है और अपने 2 आवर्स को यहाँ पर वो बुलिश साइड पे यानी कि ग्रीन साइड पे लेके जाती है, तो यहाँ पर जी कैश की हिस्ट्री बताती है कि ये 215 और 220 से काफ़ी बार रिजेक्ट हुआ है। सपोर्ट लेवल में अभी भी 195 से 205 का लेवल बड़ा ही अहम रहा है। एआई के स्टॉक्स मार्केट में दोस्तों हिट होने की वजह से टाउ अभी भी यहाँ पे अच्छी मूवमेंट कर रहा है और इसकी सपोर्ट जो थी वो अभी भी वही है 230 से 240 के दरमियान, और अभी हमने देखा कि टाउ 233 से बाउंस लेकर फिर से 239 के करीब आया है और यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन रही है जिसका एक अपना ही कैंडल चार्ट के ऊपर दबदबा होता है। अच्छी बात यह है कि इसका डाउन पे शेडो भी नहीं है, तो जब शेडो नहीं होता तो वो चीज़ हमारे लिए जो कि है एक एतमाद गेन कर देती है। तो एतमाद की हवा ये बताती है कि यहाँ पर टाओ में इतनी पोटेंशियल है कि ये हमें 242 से 245 की यहाँ पर एक रेजिस्टेंस विद रिजेक्शन दे रहा है। तो याद रहे कि इस मार्केट का सबसे बड़ा वतीरा इस वक्त रिजेक्शन बन के सामने आ रहा है। तो बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। के दिन बीटीसी की परफॉर्मेंस जो थी दोस्तों वो बहुत स्लो रही, लेकिन अच्छी बात यह है कि बीटीसी ने एक मरतबा फिर से यहाँ पर लो माउंटेन्स बनाई और लो माउंटेन्स में एक ट्रेंड जो बुलिश का था तो एक बेरिश का। यही स्ट्रगल आपको पीछे तकरीबन 20 घंटे से देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से 70,000 का लेवल जो है वो प्रोटेक्ट हो रहा है। याद रहे कि 70,000 को हमेशा से ही यहाँ पर एक जहनी सबकत रही है। याद रहे कि ये एक फिगर भी बन जाती है, तो आपने इसके ऊपर खुद भी वर्क करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो आपको अपडेट दे रहा हूँ ये खबरों के साथ भी जुड़ी हुई है। अलबत्ता फिर भी 68,000 का रुझान तेज़ी से मार्केट पकड़ सकती है जब कभी भी 70,000 का यहाँ पर लेवल ब्रेक होता है, क्योंकि ये जो हिस्ट्री की लास्ट कैंडल है ये देखें, हालांकि ये बहुत दूर है लेकिन ये बेरिश हैंगिंग मैन हमें इसी चीज़ का यहाँ पर मैसेज देती है। अपर लेवल के लिए अगले 4 घंटे बीटीसी के लिए बड़े अहम हैं, जो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक जो कि एनर्जी संडे के एतबार से फूंक सकते हैं तो वो 71,200-300 की देखने को मिल रही है। इथेरियम आज के दिन दोस्तों कुछ खास यहाँ पर जनरेट नहीं कर सका, क्योंकि इतना बड़ा टोकन और सिर्फ यहाँ पे इतनी ज़्यादा छोटी और लो माउंटेन्स की तरह कैंडल जिसने इसके अंदर कुछ जनरेट नहीं किया कुछ भी। इवन के हम 2061 से 2074 के दरमियान रहे, हम इसे कहेंगे काइंड ऑफ स्टक, यानी कि मार्केट बाजुकात यूं रेंगने लग जाती है जैसे कीड़ा रेंगता है, जस्ट लाइक अ बग। तो एनीवे अभी यहाँ पर फैसला कुन घड़ी जो है वो इथेरियम की आपको आज के दिन तो देखने को मिलने वाली नहीं है, लेकिन इसके ट्रेंड के थ्रू जो हिस्ट्री का ट्रेंड है वो ये है कि 2050 इसकी यहाँ पर सपोर्ट है जो आहिस्ता आहिस्ता एतमाद खो रही है, और अपर लेवल 2090 से 2120 तक की रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट करता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि कुछ ऐसा जो हेल्पफुल के तौर पे इथेरियम से जुड़ा है तो वो है दोस्तों यहाँ पर BGP। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।